अब देखो इसको हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि इसका मोमेंटम जो है इसके मोमेंटम के इक्वलेंट आना चाहिए, तो हमें इसको शो करना है कि कैसे हम इसको ये करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनिशिएट कैसे करेंगे हम, फर्स्ट वी विल यूज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कौन सा, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके चलेंगे हम, ठीक है। सेकंड लॉ का यूज करते हैं। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम, दैट इज एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, dp अपॉन dt लिखा जाता था, उसको मैं वर्डिंग फॉर्म में लिख रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसके इक्विवेलेंट होता है ये, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। किसके लिए चाहिए, अब दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो ए बॉडी जो बी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये पहला लिखते हैं ये वाला, फोर्स ऑन ए ड्यू टू द वी, ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, क्योंकि बॉडी ए के ऊपर बी फोर्स लगा रही है, बी बॉडी जो ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ए का मोमेंटम चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा इस फॉर्मूले का यूज करके, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए टू दैट ऑफ द चेंज इन टाइम। तो मुझे अब ये निकालना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम कितना बॉडी का, मुझे तो पता ही नहीं है, चेंज कैसे निकाला जाता है, देखो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कितना होता है, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो फाइनल मोमेंटम ए बॉडी का, ए बॉडी ये हमारे पास, तो ये तो इसका इनिशियल मोमेंटम हुआ, तो फाइनल कब होगा, कोलिजन के बाद जो मोमेंटम बनेगा, तो कोलिजन के बाद उस बॉडी का मोमेंटम यहां पर है, तो इसकी मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है v1, तो फाइनल मोमेंटम कितना बना यहाँ पे m1 v1 माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले जो इसका मोमेंटम रहा था, तो वो कितना रहा था ए बॉडी का, ए बॉडी का मोमेंटम यहां देखो m1 u1, कितना रहा m1 u1, तो दैट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए बॉडी की मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है। अब इसी फार्मूले का यूज करते हुए मैं इस फार्मूले को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो देखो यहां पे अब क्या बन जाएगी इक्वेशन, यहां पे अब ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास एफ ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला मैंने m1 v1 वेक्टर माइनस ऑफ m1 u1 वेक्टर अपॉन t, गिव दैट इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या किया, फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी उस फोर्स की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली अब बॉडी ए जो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, कैसे, एफ वी ए कैसे लिखूंगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, कौन सी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि ए और बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो कौन सी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, बी का चेंज हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी का मोमेंटम है, कैसे हम चेंज निकालेंगे, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम देखो बॉडी का, ये है बी बॉडी, तो फाइनल का मतलब क्या हुआ, कोलिजन के बाद जो उसका मोमेंटम बनेगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे देखो मास कितना है m2, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं m2 माइनस ऑफ v2, सॉरी m2 इंटू v2 मास इनटू वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, सेम भाई फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इनिशियल मोमेंटम देखो बॉडी बी का ये यहाँ पर है, इनिशियल मोमेंटम कितना है m2 u2, कितना बन जाएगा m2 u2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एफ बी ए की वैल्यू देखो कितनी बन रही है मेरे पास, कितनी आएगी अब यहाँ पे वैल्यू, ये बन जाएगा m2 v2 माइनस ऑफ m2 u2 होल डिवाइडेड बाय t, गिव दैट इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से आपने क्या किया, दो फोर्सेस जो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके ये निकाल ली, दो फोर्सेस जो इस बॉडी जो है एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। बट हमें आर्टिकल में बोला गया था, क्या बोला गया था, यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज करके इसको प्रूव करो कि जो मोमेंटम जो है दोनों के बिफोर एंड आफ्टर वो इक्वल है,
ठीक है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा? न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज करते हैं, जो हमें अप्रोप्रिएटली कंडीशन बोली गई है। ठीक है, थर्ड लॉ क्या होता है? फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी will be equivalent to the negative of the force on the body B due to A, that is for every action there is equal and opposite reaction। ठीक है, तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है। तो देखो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हुई थी ऑलरेडी। ये हमने FAB की वैल्यू कैलकुलेट की और ये FBA की वैल्यू कैलकुलेट की। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना है, इन दोनों की वैल्यूज को उठाओ, इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन 3 बनाई मैंने इसमें डाल देते हैं दोनों की वैल्यू। तो देखो FAB की वैल्यू कितनी है मेरे पास? m1b1 माइनस ऑफ m1u1 और डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू FBA की वैल्यू देखो कितनी है? m2 या फिर b2 माइनस ऑफ m2u2 डिवाइडेड बाय t। क्लियर होगी बात? क्या किया मैंने? इन दोनों की वैल्यू जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, अब यहां से अरेंज करके मैंने इक्वेशंस ड्रॉ कर ली। देखो t से t कट गया। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब m1b1 वेक्टर माइनस ऑफ m1u1 वेक्टर विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ m2b2 वेक्टर। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? प्लस m2u2 वेक्टर। अब यहाँ पे आपने काम करना है। क्या काम करना है? इनिशियल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट आपने एक तरफ इकट्ठे कर लेने हैं और फाइनल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट आपने दूसरी तरफ इकट्ठे कर लेने। तो देखो m1b1 वेक्टर, इसको उठा के इस तरफ लेके आऊंगा मैं अगर, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ये, प्लस m2b2 वेक्टर विल बी इक्वल टू द, अब इसको उठा के इस तरफ लेके गया था तो ये फैक्टर उठाओ इस तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं m1u1, क्योंकि ये माइनस था इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ m2u2 वेक्टर। तो इसको अरेंज करके मैं ऐसे लिख दूं, फिर देखो m1u1 वेक्टर प्लस m2u2 वेक्टर विल बी इक्वल टू द m1b1 वेक्टर प्लस m2b2 वेक्टर। और ये क्या चीज थी? दैट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अरे शो कर दिया ना हम लोगों ने यहाँ पे, समझाइए बात। क्या किया हमने? जो मोमेंटम बिफोर था, इसका मोमेंटम यहाँ पे बिफोर कोलिजन कितना शो किया था अभी हमने? देखो इसका बॉडी का m1u1 प्लस m2u2, ये बिफोर मोमेंटम था। आफ्टर मोमेंटम कितना बढ़ना था? m1b1 प्लस m2b2। देखो मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि ये जो मोमेंटम जो है इस मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तभी हम बता सकते हैं कि लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। क्या किया? जो मोमेंटम जो बिफोर है वही किसके और मोमेंटम आफ्टर। ठीक है, तो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, कौन सा यूज किया हमने? थर्ड लॉ। तो सिंपल सी नोटेशन है, कोई चार्ट ऑफ नहीं है, थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके रखना है यहाँ पे। ठीक है, डेरिवेशंस की याद रखनी पड़ती है आपको, किस तरीके से हम इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो in that way we have proved that the conservation of linear momentum by using the Newton's third law of motion.